Greetings everyone. Today we will resume our chapter from the topic pregnancy and embryonic development. In last videos we have discussed about the implantation process, fertilization process and मैंने आपको बता दिया था कि कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होता है। अब प्लेसेंटा बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बन रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर इम्प्लांटेशन finger-like projection appear on the trophoblast called the chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and the uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal blood called placenta. Fetus और मैटरनल बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा का ही होता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट फीटस को दिए जाते हैं और फीटस जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है प्लेसेंटा के थ्रू ही वो मदर बॉडी में भेजा जाता है ताकि वहां से उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए। तो प्लेसेंटा क्या है? इट इज मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड द फीटल टिश्यू। करेक्ट। अब फीटल पार्ट कौन सा होता है इसमें? कोरियोनिक विलाई। और मैटरनल पार्ट होता है डेसिडुआ। डेसिडुआ एंडोमेट्रियम का वो पार्ट है जहां पर कोरियोनिक विलाई क्या करेंगी? कांटेक्ट में आएंगी। क्लियर है? और उसी से क्या शुरू हो जाएगा बेटा? प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि प्लेसेंटा के थ्रू ही एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो एम्ब्रियो बनाता है उसकी रिमूवल होती है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड which helps in the transport of substances to and from the embryo। अब यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड का जिक्र आया। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में इसको आपको क्लियर कर दिया था बेटा, लेकिन फिर से देख लो। अगर ये क्या है बेटा? एम्ब्रियो है और ये क्या है बेटा? प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा के साथ इसका कनेक्शन होता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये क्या है बेटा? प्लेसेंटा। और ये क्या है? एम्ब्रियो। करेक्ट। अब क्लियर हुआ? अब देखिए, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन टिश्यू होता है, एंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन सिक्रीट करे, और हार्मोन सीधा किसमें जाएगा? ब्लड के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन टिश्यू। कौन कौन से हैं बेटा? Human chorionic gonadotropin, human chorionic gonadotropin, HCG, human placental lactogen, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस एटसेट्रा। ये कौन सिक्रीट करता है बेटा? प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। इसमें जो HCG है ना, HCG को कोरियोनिक विलाई प्रोड्यूस करती है, जो कि एक इंडिकेटर होता है बेटा कि प्रेगनेंसी इज देयर। प्रेगनेंसी जो किट आती है उसमें इसी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है, दैट इज द HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्लियर है? जब प्रेगनेंसी के लेटर फेज में आते हैं तो एक हार्मोन आता है बेटा रिलैक्सिन, और उसको कौन सिक्रीट करती है? ओवरी। रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। रिलैक्सिन क्या करता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या फिर जो बर्थ कैनाल है उसको रिलैक्स करता है ताकि प्रॉपर डिलीवरी अच्छे से हो जाए बच्चे की। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे तीनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin
thyroxine etc. are increased several folds in the maternal blood. लेकिन ये जो दूसरे हार्मोन हैं ये भी काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं इन मैटरनल ब्लड. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. तो ये जितने भी हार्मोन हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पे एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मैटरनल ब्लड के अंदर होने चाहिए फॉर द फीटल ग्रोथ, फॉर मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रखने के लिए ये जरूरी है. अब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा से पास हो जाते हैं जो कि क्या होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए हार्मफुल होता है बेटा. कौन से होते हैं वो? जैसे कि एड्स वायरस. अगर मदर को एड्स है ना तो उसका वायरस प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकता है. लेकिन कुछ ड्रग्स है हमारे पास जो इसको क्रॉस नहीं करने देती. ठीक है, जैसे निकोटीन है. ठीक है, कुछ ड्रग्स है इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कहा जाता है कि आपको ड्रग नहीं लेना. ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्सटेंस दैट इज द टीरेटोजन्स. टीरेटोजन्स ये सब्सटेंस होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं जिससे कि एम्ब्रियो में डिफॉर्मिटीज आ जाती है. यानी कि जो उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं. नॉर्मली वो उसके बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करते. ठीक है, अगर मरकरी प्लेसेंटा के थ्रू मूव कर जाए तो एक डिजीज हो जाती है मीना माटा. मीना माटा डिजीज. हैंड्स कैसे हो जाते हैं? फिश के फ्लिपर देखे ना वैसे हो जाते हैं, फ्लिपर्स हैंड. ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या है हार्मफुल. लेकिन और क्या करता है बेटा? मैटरनल ब्लड से पैसिव इम्यूनिटी जो है वो दी जाती है बेटा किसको? एम्ब्रियो को. और उसमें से पैसिव इम्यूनिटी देगा इम्यूनोग्लोबिन जी. इम्यूनोग्लोबिन जी. ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि फीटस या एम्ब्रियो इसको खुद से नहीं बना रहा, इसको मदर से मिल रही है. दैट्स व्हाई इट इज पैसिव इम्यूनिटी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये था बेटा आपका कुछ प्लेसेंटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस, immediately after implantation the inner cell mass that is embryo differentiates into an outer layer called the ectoderm and inner layer endoderm. A mesoderm soon appears between ectoderm and endoderm. यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है बेटा गेस्टेशन. यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है गेस्टेशन. गेस्टेशन गेस्टेशन में क्या होता है कि बेटा आपकी जो जर्म लेयर्स रहता है ना वो बनती है. फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला फ्रॉम ब्लास्टुला. गेस्टेशन में क्या होता है? ब्लास्टुला से गेस्टुला बनता है. ठीक है, और गेस्टुला होता क्या है? गेस्टुला क्या होता है? गेस्टुला वो होता है बेटा जिसके अंदर 3 जर्म लेयर बन जाती हैं. कितनी जर्म लेयर बन जाती हैं? 3 जर्म लेयर बन जाती हैं. क्लियर है बेटा? और वो 3 जर्म लेयर कौन सी होती है? वो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. कौन सी होती है बेटा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, ये जो तीनों जर्म लेयर होती है बेटा क्या स्पेशलिटी है इनकी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म.
अब ये तीनों जर्म लेयर ही आगे जो एम्ब्रियो के ऑर्गन्स बनने हैं ना, वो ये तीनों जर्म लेयर ही बनाती हैं। क्लियर है? अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपको देती हूं कि कौन सी जो मेम्ब्रेन है, जो ये लेयर है, वो कौन से बॉडी पार्ट्स को बनाएगी। क्लियर है? थोड़ा शॉर्टली हम इस पे डिस्कस करेंगे। कई बार पेपर में कुछ एक जो इंपॉर्टेंट होता है वो पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? आ जाओ। यस, तो सबसे पहले है मेरे पास बेटा फेट ऑफ एंडोडर्म। फेट ऑफ एंडोडर्म। फेट ऑफ एंडोडर्म ये क्या बनाती है? गट बनाती है। और गट भी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल मिडगट बनाती है। क्या बनाती है? मिडगट। मिडगट में कहां से कहां तक आएगा? फेरिंग्स टू कोलोन। कोलोन कौन सा पार्ट है बेटा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, पहला। दूसरा ये बनाती है मिडल ईयर, और बनाती गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये बनाती है। टंग बनाती है। टंग किससे बनती है? एंडोडर्म से बनती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इससे बनता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इससे बनता है। लीवर एंडोडर्म से बनता है। ठीक है, पेनक्रियास भी इससे बनता है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड भी इसी से बनती है। क्लियर? एंटीरियर पिट्यूटरी इसी से बनती है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर है? ये सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या है, कौन बनाती है? एंडोडर्म। आप ही खुद ये देख सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन जर्म लेयर्स की। अगर ये जर्म लेयर नहीं होंगी तो क्या बॉडी पार्ट्स बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे बेटा। अब नेक्स्ट आते बेटा फेट ऑफ एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म के फेट पे आते कि एक्टोडर्म क्या क्या कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फॉर्म करती हैं। इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं जो कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो उनको आप याद रखना है। करेक्ट? अब आते हैं बेटा हम फेट ऑफ एक्टोडर्म। फेट ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म पे आते बेटा। ये क्या बनाएगी? गट का कौन सा पार्ट बनाती है? फोरगट एंड हाइंड गट। बचा हुआ पार्ट ये बना देगी अब, एंड हाइंड गट। दूसरा बनाती है एपिडर्मिस, हमारी जो स्किन है वो आपकी एक्टोडर्म बनाती है। ठीक है, इंटरनल ईयर कौन बनाएगा? यही लेयर बनाएगी, यही जर्म लेयर बनाएगी। आई, रेटिना, ठीक है, ये बनाएगी। नेजल चैम्बर ये बनाएगी। मिडल ईयर ये बनाएगी। एड्रिनल मेडुला ये बनाएगी। ठीक है, अब फेट देख लेते हैं। फेट ऑफ मीजोडर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा मसल्स। मसल्स का ओरिजिन है मीजोडर्म से, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, और जो बोन और कार्टिलेज है वो भी इससे बनती है। बोन एंड कार्टिलेज। सर्कुलेटरी सिस्टम इससे बनता है, इनकी हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड लिम्फ। करेक्ट? एडिनल कॉर्टेक्स इससे बनता है। मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कौन सी लेयर बनाती है? मीजोडर्म बनाती है। ये सारी चीजें डिस्कस करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था बेटा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये 3 जर्म लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया। अब अपने थ्योरी पार्ट पे आते बेटा कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। करेक्ट? यस, कम टू द theory part.
Yes. These three layers give rise to all tissues in adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called the stem cells, which have the potential to give rise to all the tissue of organs. जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास कौन सा था बेटा? हमारी क्या थी? एक मोरुला स्टेज थी, 16 से 32 सेल की हमारी मोरुला स्टेज थी, ठीक है। 16 से 32 सेल स्टेज को बोलते हैं बेटा मोरुला। ये मोरुला कन्वर्ट होगा बेटा ब्लास्टुला के अंदर कैसे? इस मोरुला के अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, एक है बड़ी जिसको हम बोलेंगे मैक्रो सेल और एक है माइक्रो सेल्स। अभी माइक्रो सेल्स ही देखो क्या होता है। और ज्यादा डिवीजन होती है इसके अंदर, तब उन सेल्स को स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है ब्लास्टोमियर। तो माइक्रो बन जाती है माइक्रोब्लास्टोमियर और मैक्रो सेल बन जाती है मैक्रोब्लास्टोमियर। जो माइक्रोब्लास्टोमियर है वो इस तरीके से लेयर में क्या हो जाती है बेटा? अरेंज हो जाती है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। जिस लेयर को क्या कहते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और जो मैक्रोमियर है वो इस तरीके से एक पोल पे क्या होती है? अरेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं इनर मास सेल। इनर मास सेल। अब इस इनर मास सेल की बात हो रही है कि ये जो सेल्स है ना, ये स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती कोई भी सेल को बनाने की, कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो सारे टिश्यू और सारे ऑर्गन बना सकती है। तो यहाँ पे इस इनर मास सेल की बात हुई है। क्लियर है? What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? अब 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, आगे एक वर्ड यूज होगा ट्राइमेस्टर, यही बता देती हूँ क्या होता है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्या हो गया? 3, यानी कि 3-3 महीने की 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 मंथ होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और नेक्स्ट 3 मंथ होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये कह रहा है कि कौन से मंथ में कौन से बॉडी पार्ट्स बनेंगे, क्या आपको ये पता है? जिसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। जस्ट गिव मी सम सेकंड। यस, आ जाइए बेटा। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट्स फॉर 9 months। The human pregnancy lasts for 9 months, ठीक है। Do you know for how many months pregnancy lasts in dogs, elephants and cats? जो 9 मंथ की जो 9 मंथ में क्या अप्रोक्सीमेटली कितने डेज बन जाते हैं? 280 डेज। तो इन 280 डेज को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि डॉग का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, एलिफेंट का कितना होता है, कैट का कितना। तो डॉग का होता है बेटा 58 to 68 डेज, एलिफेंट का होता है 18 to 22 मंथ्स और कैट का होता है 58 to 67 डेज, ठीक है। नाउ फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, जो कि पहला साइन होता है कि फीटस ग्रो कर रहा है। कैसे पता चलेगा? उसकी हार्ट साउंड को बहुत केयरफुली सुन के थ्रू स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजीज। जब दूसरा महीना पूरा होने को होता है तो फीटस के जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, उंगलियां हैं, ये बननी शुरू हो जाती है, ये डेवलप हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 हफ्ते यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पूरा हो जाता है, यानी कि 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वें महीने में बच्चे के सिर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और बच्चा यूट्रस के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर
eyelids separate and eyelashes are also formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. क्लियर है ना? सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक उसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड जो है सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस भी बन जाते हैं, और 9 मंथ के एंड तक क्या हो जाता है, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और आउटसाइड द फीमेल बॉडी आने के लिए वो क्या हो जाता है बेटा, तैयार हो जाता है। क्लियर है? यहां पे पार्चुरेशन पे आने से पहले बेटा मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना चाहती हूं जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी बेटा। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रोपोप्लास्ट एक तो कोरियोनिक विलाई बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब हमने जर्म लेयर्स तो पढ़ी है, उनसे अलावा 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है बेटा, जिसमें से पहली है एमनियोन, सेकेंड है कोरियोन, थर्ड है यॉर्क सैक और फिफ्थ है बेटा एलेंटॉइस। क्लियर? एलेंटॉइस। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूं कि कौन सी लेयर क्या है और क्या करती है। Just give me 1 second. I will draw it properly, then you can understand the topic very well. And thanks for giving your patience to me. Correct? आई वॉन्ट कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में आंसर नहीं कर पाओ। ठीक है ना, मैं बस ये चाहती हूँ, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बीच बीच में बता देती हूँ। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, आपको जो ये लेयर दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं एमनियोन, इसको बोलते हैं एमनियोन। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसके अंदर बेबी होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है? आपकी ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं यॉर्क सैक, यॉर्क सैक। क्या बोलते हैं बेटा? यॉर्क सैक बोलते हैं। इस वाली लेयर को बोलते हैं एलेंटॉइस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलेंटॉइस बोलते हैं। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोरियम। अब मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने वाली हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यॉर्क सैक। यॉर्क सैक के बारे में पढ़ेंगे। यॉर्क सैक क्या है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट होती है। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। ये फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ योक। ठीक है, व्हेन इट डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब एंड पास टू द एम्ब्रियो। ठीक है, ये फूड को स्टोर कर लेती है और जब एम्ब्रियो को जरूरत होती है तो ये उसको पास कर देती है। ह्यूमन के लिए ये बहुत पुअरली डेवलप होती है, लेकिन बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर ये वेरी वेल डेवलप्ड होती है। क्लियर है? सेकेंड आते हैं बेटा हम एलेंटॉइस पे। एलेंटॉइस का क्या काम होता है? इट एक्ट्स एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, और किडनी का क्या काम होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, तो एम्ब्रियो का जितना भी जो वेस्ट होता है वो ये रिमूव करती है। ह्यूमन के अंदर ये भी क्या होती है? पुअरली डेवलप्ड होती है। इसके बाद आता है बेटा एमनियोन। ठीक है, एमनियोन क्या करता है? सराउंड करता है, पूरे एम्ब्रियो को सराउंड करता है, और जो कैविटी होती है इसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्यों होता है? ताकि अच्छे से मूव कर पाए और कोई भी अगर इंजरी हो, कोई भी शॉक हो, उसको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको कोई भी हार्म ना हो। फिर नेक्स्ट आता है कोरियोन।
नेक्स्ट आता है बेटा कोरियोन। कोरियोन का क्या काम है? ये गैसेस एक्सचेंज करवाता है, गैस के क्या करता है? एक्सचेंज कराता है। तो इस तरीके से ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है और ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देखो कोरियोनिक विलाई आगे जाके क्या बनाना है? कोरियोनिक विलाई, ठीक है, जो आगे कोरियोनिक विलाई किसमें पार्टिसिपेट करेगा? इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मुझे लग रहा था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पार्चुरेशन। पहले तो मैं आपको समझाऊंगी, इसके बाद हम थ्योरी पार्ट पे आएंगे। पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम द मदर यूट्रस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। जब 280 डेज का और 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अब उसको क्या है? मदर्स के यूट्रस से बाहर आना है। उस बाहर आने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। आप क्या कहोगे जी ये कैसे होता है? ये होता है बेटा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम, इसमें हार्मोनल सिस्टम इसमें काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। फुली फॉर्म जो फीटस होता है, जो प्लेसेंटा है, वो कुछ फैक्टर्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन फैक्टर। फुली फॉर्म्ड फीटस और जो प्लेसेंटा है वो कुछ फैक्टर बनाते हैं जिसको बोलते हैं बेटा फीटल इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, फैक्टर्स, ठीक है। ये फैक्टर क्या करते हैं? थोड़ी सी हल्की सी माइल्ड सी यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। यूट्रस में क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रेक्शन। ऑब्वियसली किस पे काम करेंगे? मीजोडर्म की मसल्स पे काम करेंगे, स्मूथ मसल पे, ठीक है। बाय रीचिंग मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड में जाकर के ये काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या पैदा होगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन सुना है ना? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बनते ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। किस चीज के लिए स्टिमुलेट कर देगा? कि आप एक हार्मोन निकालिए, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होते ही, मदर की बॉडी में रिलीज होते ही जो यूट्रस की जो मस्कुलर लेयर है, ठीक है, मायोमेट्रियम, उसमें स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा और वो मसल बहुत विग्रसली क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और उसी टाइम पे ओवरी से एक हार्मोन निकलेगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करेगा? सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है उसको डायलेट कर देगा, ठीक है ना, उसके डायमीटर को बढ़ा देगा ताकि जो बच्चा है वो उसको अच्छा स्पेस मिल जाए बाहर आने के लिए, कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम पे दो हार्मोन काम करते हैं, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो क्या करेगा बेटा? कि यूट्रस की विग्रस कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा आगे की तरफ मूव करेगा ना, और फिर आगे रिलैक्सिन क्या करेगा? जो सर्विक्स है उसको डायलेट कर देगा, उसके डायमीटर को बढ़ा देगा ताकि बच्चे को स्पेस मिले नीचे की तरफ आने का। और ऐसे बच्चे को एक्सपल किया जाता है, एक्सपल्शन होता है फीटस का, और वेजाइना के थ्रू क्या है बेटा? जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्चुरेशन। अब यहां पे देखो, लेबर पेन के लिए कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। अगर मदर को नेचुरल लेबर पेन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर किस चीज का इंजेक्शन देंगे? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब आते हैं थ्योरी पार्ट पे। यस, द टॉपिक इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है
उसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब मिल्क मेमरी ग्लैंड से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अभी देखते हैं क्या है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, which is called the gestation period. I have already told you. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion and delivery of the fetus, and this process of delivery of fetus is called the parturition. Parturition एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। फीटस और प्लेसेंटा कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि एक फीटल क्या है रिफ्लेक्स को जनरेट करता है। देखो, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे थोड़ी थोड़ी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा उसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि फीटस जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसका इजेक्शन अब हो जाना चाहिए। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। Oxytocin act on the uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. इस stronger and stronger contraction को ही labor pain कहते हैं। This leads to the expulsion of baby out of the uterus through the birth canal. Birth canal क्या बनाती है बेटा? आपकी जो cervix और जो vagina है उसको birth canal कहते हैं। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Placenta भी साथ बाहर आता है, umbilical cord भी बाहर आता है। Placenta को तो दोबारा से मदर के जो यूट्रस में वो कर दिया जाता है और umbilical cord को क्या कर लिया जाता है? कट कर दिया जाता है। What do you think the doctors inject to induce delivery? डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगाएंगे। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk toward the end of pregnancy by the process of lactation. ठीक है ना? प्रेगनेंसी के दौरान ही मेमरी ग्लैंड के अंदर जो एल्यूलर सेल थी वो मिल्क प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है और जैसे ही डिलीवरी होती है तब क्या है एंड ऑफ प्रेगनेंसी कि जो है मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलोस्ट्रम। जो शुरुआत का जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ना बेटा उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं और वो येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस for the newborn babies. Breastfeeding during the initial periods of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. अब आप खुद बताओ न्यूबॉर्न बेबी ऐसे दूध पीता है, ठीक है, तो उस दूध के अंदर वो सारी बैलेंस डाइट है जो उस बेबी को चाहिए, ठीक है ना। तो भगवान ने उस मिल्क के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं। क्लियर है? तो ये था आपका बेटा चैप्टर नंबर 2 दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको आप बेटा लाइन बाय लाइन क्या करेंगे? रीड करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर है? टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।